नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध एक बार फिर एक कहानी मेरी ज़ुबानी सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आया हूँ। महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अगला हिस्सा। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि सत्य के प्रयोग 5 भागों में लिखी गई थी। आज हम दूसरे भाग का चौथा अध्याय शुरू करते हैं। पहला आघात। बम्बई से निराश होकर मैं राजकोट पहुंचा। वहां अलग दफ्तर खोला, गाड़ी कुछ चली, अर्जियां लिखने का काम मिलने लगा और हर महीने औसतन 300 रुपये की आमदनी होने लगी। अर्जी दावे लिखने का ये काम मुझे मेरी होशियारी के कारण नहीं मिलने लगा था, कारण था वसीला। बड़े भाई के साथ काम करने वाले वकील की वकालत जमी हुई थी। उनके पास जो बहुत महत्व के अर्जी दावे आते अथवा जिन्हें वह महत्व का मानते, उनका काम तो बड़े बैरिस्टर के पास ही जाता था। उनके गरीब मुवक्किल के अर्जी दावे लिखने का काम मुझे मिलता था। बम्बई में कमीशन नहीं देने की मेरी जो टेक थी, मानना होगा कि वो यहाँ कायम रही। मुझे दोनों स्थितियों का भेद समझाया गया था। वह यूँ था, बम्बई में सिर्फ दलाल को पैसे देने की बात थी, यहाँ वकील को देने हैं। मुझसे कहा गया था कि बम्बई की तरह यहाँ भी सब बैरिस्टर बिना अपवाद के अमुक प्रतिशत कमीशन देते हैं। अपने भाई की इस दलील का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुम देखते हो कि मैं दूसरे वकील का साझेदार हूँ। हमारे पास आने वाले मुकदमों में से जो तुम्हें देने लायक होते हैं, वे तुम्हें देने की मेरी वृत्ति तो रहती ही है, पर यदि तुम मेरे मेहनताने का हिस्सा मेरे साझी को ना दो तो मेरी स्थिति इतनी विषम हो जाए। हम साथ रहते हैं, इसलिए तुम्हारे मेहनताने का लाभ मुझे तो मिल ही जाता है, पर मेरे साझी का क्या होगा? अगर वही मुकदमा वो दूसरों को दें तो उसके मेहनताने में उन्हें ज़रूर हिस्सा मिलेगा। मैं इस दलील के भुलावे में आ गया और मैंने अनुभव किया कि अगर मुझे बैरिस्ट्री करनी है तो ऐसे मामलों में कमीशन ना देने का आग्रह मुझे नहीं रखना चाहिए। मैं ढीला पड़ा। मैंने अपने मन को मना लिया, अथवा स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो धोखा दिया, पर इसके सिवा दूसरे किसी मामले में कमीशन देने की बात मुझे याद नहीं है। यद्यपि मेरा आर्थिक व्यवहार चल निकला, पर इन्हीं दिनों मुझे अपने जीवन का पहला आघात पहुंचा। अंग्रेज अधिकारी कैसे होते हैं, इसे मैं कानों से तो सुनता था, पर आंखों से देखने का मौका मुझे अब मिला। पोरबंदर के भूतपूर्व राणा साहब को गद्दी मिलने से पहले मेरे भाई उनके मंत्री और सलाहकार थे। उन पर इस आशय का आरोप लगाया गया था कि उन दिनों उन्होंने राणा साहब को गलत सलाह दी थी। उस समय के पॉलिटिकल एजेंट के पास ये शिकायत पहुंची थी और मेरे भाई के बारे में उनका ख्याल खराब हो गया था। इस अधिकारी से मैं विलायत में मिला था। कह सकता हूं कि वहां उन्होंने मुझसे अच्छी दोस्ती कर ली थी। भाई ने सोचा कि इस परिचय का लाभ उठाकर मुझे पॉलिटिकल एजेंट से 2 शब्द कहने चाहिए और उन पर जो खराब असर पड़ा है उसे मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा मुझे विलायत के न कुछ से परिचय का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अगर मेरे भाई ने कोई बुरा काम किया है तो सिफारिश से क्या होगा? अगर नहीं किया है तो विधिवत प्रार्थना पत्र भेजें अथवा अपनी निर्दोषता पर विश्वास रखकर निर्भय रहें। ये दलील भाई के गले ना उतरी। उन्होंने कहा, तुम काठियावाड़ को नहीं जानते, दुनियादारी अभी तुम्हें सीखनी है। यहाँ तो वसीले से सारे काम चलते हैं। तुम्हारे समान भाई अपने परिचित अधिकारी से सिफारिश के 2 शब्द कहने का मौका आने पर दूर हट जाए तो ये उचित नहीं कहा जाएगा। मैं भाई की इच्छा को टाल नहीं सका। अपनी मर्जी के खिलाफ मैं गया। अफसर के पास जाने का मुझे कोई अधिकार न था। मुझे इसका ख्याल था कि जाने में मेरा स्वाभिमान नष्ट होगा। फिर भी मैंने उससे मिलने का समय मांगा। मुझे समय मिला और मैं मिलने गया। पुराने परिचय का स्मरण कराया, पर मैंने तुरंत ही देखा कि विलायत और काठियावाड़ में फ़र्क है। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अफसर और ड्यूटी पर गए हुए अफसर में भी फ़र्क होता है। अधिकारी ने परिचय की बात मान ली, पर इसके साथ ही वो अधिक अकड़ गया। मैंने उसकी अकड़ में देखा और उसकी आंखों में पढ़ा, मानो वो कह रही हैं कि उस परिचय का लाभ उठाने के लिए तुम नहीं आए हो ना। यह समझते हुए भी मैंने अपनी बात शुरू की। साहब अधीर हो गए। बोले, तुम्हारे भाई प्रपंची हैं। मैं तुमसे ज़्यादा बातें नहीं सुनना चाहता। मुझे समय नहीं है। तुम्हारे भाई को कुछ कहना हो तो वो विधिवत प्रार्थना पत्र भेज दें। ये उत्तर पर्याप्त यथार्थ था।
पर गरज तो बावली ही होती है ना। मैं अपनी बात कहे जा रहा था, साहब उठे। अब तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा, पर मेरी बात तो सुन लीजिए। साहब खूब चढ़ गए। चपरासी, इसे दरवाज़ा दिखाओ। हुजूर, कहता हुआ चपरासी दौड़ा आया। मैं तो अब भी कुछ बड़बड़ा ही रहा था। चपरासी ने मुझे हाथ से धक्का देकर दरवाजे से बाहर कर दिया। साहब गए, चपरासी गया, मैं चला, अकुलाया, खींचा। मैंने तुरंत एक पत्र घसीटा। आपने मेरा अपमान किया है, चपरासी के जरिए मुझ पर हमला किया है। आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं आप पर मानहानि का विधिवत दावा करूंगा। मैंने ये चिट्ठी भेजी। थोड़ी देर में साहब का सवाल जवाब दे गया। उसका सार ये था, तुमने मेरे साथ असभ्यता का व्यवहार किया है। जाने के लिए कहने पर भी तुम नहीं गए। इससे मैंने ज़रूर अपने चपरासी को तुम्हें दरवाज़ा दिखाने के लिए कहा था। चपरासी के कहने पर भी तुम दफ्तर से बाहर नहीं गए। तब उसने तुम्हें दफ्तर से बाहर कर देने के लिए आवश्यक बल का उपयोग किया। तुम्हें जो करना हो सो करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। ये जवाब जेब में डालकर मैं मुंह लटकाए घर लौटा। भाई को सारा हाल सुनाया। वे दुखी हुए, पर वे मुझे क्या तसल्ली देते। मैंने वकील मित्रों से चर्चा की। मैं कौन दावा दायर करना चाहता था। उन दिनों सर फिरोज शाह मेहता अपने किसी मुकदमे के सिलसिले में राजकोट आए हुए थे। मेरे जैसा नया बैरिस्टर उनसे कैसे मिल सकता था, पर उन्हें बुलाने वाले वकील के द्वारा पत्र भेजकर मैंने उनकी सलाह पूछवाई। उनका उत्तर था, गांधी से कहिए, ऐसे अनुभव तो सब वकील बैरिस्टरों को हुए होंगे। तुम अभी नए ही हो। विलायत की खुमारी अभी तक तुम पर सवार है। तुम अंग्रेज अधिकारियों को पहचानते नहीं हो। अगर तुम्हें सुख से रहना हो और 2 पैसे कमाने हो तो मिली हुई चिट्ठी फाड़ दो और जो अपमान हुआ है उसे पी जाओ। मामला चलाने से तुम्हें 1 पाई का भी लाभ न होगा, उल्टे तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अभी जीवन का अनुभव प्राप्त करना बाकी है। मुझे ये सिखावन जहर की तरह कड़वी लगी, पर उस कड़वी घूंट को पी जाने के सिवा और कोई उपाय भी नहीं था। मैं अपमान को भूल तो ना सका, पर मैंने उसका सदुपयोग किया। मैंने नियम बना लिया, मैं फिर कभी अपने को ऐसी स्थिति में नहीं पड़ने दूंगा। इस तरह किसी की सिफारिश नहीं करूंगा। इस नियम का मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया। इस आघात ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अध्याय 5। दक्षिण अफ्रीका की तैयारी। मेरा उक्त अधिकारी के यहाँ जाना अवश्य दोषयुक्त था, पर अधिकारी का अधीरता, उसके रोष और उद्धता के सामने मेरा दोष छोटा हो गया। दोष का दंड चपरासी का धक्का ना था। मैं उसके पास 5 मिनट भी ना बैठा होऊंगा। उसे तो मेरा बोलना भी असह्य मालूम हुआ। वह मुझसे शिष्टतापूर्वक जाने को कह सकता था, पर उसके अधिकार के मद की कोई सीमा ना थी। बाद में मुझे पता चला कि इस अधिकारी के पास धीरज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपने यहाँ आने वाले का अपमान करना उसके लिए साधारण बात थी। मर्जी के खिलाफ कोई बात मुंह से निकालते ही साहब का मिजाज बिगड़ जाता था। मेरा ज़्यादातर काम तो उसी की अदालत में रहता था। खुशामद मैं कर नहीं सकता था। मैं इस अधिकारी को अनुचित रीत से रिझा नहीं सकता था। उसे नालिश की धमकी देकर मैं नालिश ना करूं और उसे कुछ भी ना लिखूं, यह भी मुझे अच्छा न लगा। इस बीच मुझे काठियावाड़ के रियासती षड्यंत्रों का भी अनुभव हुआ। काठियावाड़ अनेक छोटे छोटे राज्यों का प्रदेश है। यह मुसद्दियों का बड़ा समाज होना स्वाभाविक ही था। राज्यों के बीच सूक्ष्म षड्यंत्र चलते, पदों की प्राप्ति के लिए साजिशें होती। राजा कच्चे कान का और परवश रहता। साहबों के अर्दलियों तक की खुशामद की जाती थी। सरिश्तेदार तो साहब से भी सवाया होता, क्योंकि वही तो साहब की आंख, कान और दुभाषिए का काम करता था। सरिश्तेदार की इच्छा ही कानून थी। सरिश्तेदार की आमदनी साहब की आमदनी से ज्यादा मानी जाती थी। संभव है कि इसमें अतिशयोक्ति हो, पर सरिश्तेदार के अल्प वेतन की तुलना में उनका खर्च अवश्य ही अधिक होता था। ये वातावरण मुझे विष जैसा प्रतीत हुआ। मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कैसे कर सकूंगा, इसकी चिंता बराबर बनी रहती थी। मैं उदासीन हो गया। भाई ने मेरी उदासीनता देखी। एक विचार यह आया कि कहीं नौकरी कर लूं तो मैं इन खटपटों से मुक्त रह सकता हूं। पर बिना खटपट के दीवान का या न्यायाधीश का पद कैसे मिल सकता था? वकालत करने में साहब के साथ झगड़ा बाधक बनता था। पोरबंदर में एडमिनिस्ट्रेशन नाबालिग शासन था।
वहां राणा साहब के लिए कुछ सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करना था। मेयर लोगों से लगान उचित से अधिक वसूल किया जाता था। इसके सिलसिले में भी मुझे वहां एडमिनिस्ट्रेटर से मिलना था। मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटर यद्यपि हिंदुस्तानी है, तथापि उनका रौब दाब तो साहब से भी अधिक है। वे होशियार थे, पर उनकी होशियारी का लाभ जनता को अधिक मिला हो, ये मैं ना देख सका। राणा साहब की थोड़ी सत्ता मिली। कहना होगा कि मेयर लोगों को तो कुछ भी ना मिला। उनके मामले की पूरी जांच हो, ऐसा भी मैंने अनुभव नहीं किया। इसलिए यहां भी मैं थोड़ा सा निराश ही हुआ। मैंने अनुभव किया कि न्याय नहीं मिला। न्याय पाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं था। बहुत करें तो बड़े साहब के सामने अपील की जा सकती है, वे राय देंगे। हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। ऐसे फैसलों के पीछे कोई कानून कायदा हो, तब तो कुछ आशा की बात की जा सकती है, पर यहां तो साहब की मर्जी ही कानून है। मैं अकुलाया। इसी बीच भाई के पास पोरबंदर के एक मेमन फर्म का संदेश आया। दक्षिण अफ्रीका में हमारा व्यापार है, हमारी फर्म बड़ी है, वहां हमारा एक बड़ा मुकदमा चल रहा है। 40,000 पाउंड का दावा है। मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। हमारे पास अच्छे से अच्छे वकील बैरिस्टर हैं। अगर आप अपने भाई को भेजें तो वो हमारी मदद करें और उन्हें भी कुछ मदद मिल जाए। वे हमारा मामला हमारे वकील को अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसके सिवा वे नया देश देखेंगे और कई नए लोगों से उनकी जान पहचान होगी। भाई ने मुझसे चर्चा की। मैं इस सब का अर्थ समझ नहीं सका। मैं ये ना जान सका कि मुझे सिर्फ वकील को समझाने का ही काम करना पड़ेगा या अदालत में भी जाना होगा। फिर भी मैं ललचाया। दादा अब्दुल्ला के साझी मरहूम सेठ अब्दुल करीम जवेरी से भाई ने मेरी मुलाकात कराई। सेठ ने कहा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। बड़े बड़े साहबों से हमारी दोस्ती है, उनसे आपकी जान पहचान होगी। आप हमारी दुकान में भी मदद कर सकेंगे। हमारे यहाँ अंग्रेजी पत्र व्यवहार बहुत होता है, आप उसमें भी मदद कर सकेंगे। आप हमारे बंगले में ही रहेंगे, इससे आप पर खर्च का बिल्कुल बोझ नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा, आप मेरी सेवाएं कितने समय के लिए चाहते हैं? आप मुझे वेतन क्या देंगे? हमें 1 साल से अधिक आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको पहले दर्जे का मार्ग व्यय देंगे और निवास तथा भोजन खर्च के अलावा 105 पाउंड देंगे। इसे वकालत नहीं कह सकते, ये नौकरी थी, पर मुझे तो जैसे भी बने हिंदुस्तान छोड़ना था। नया देश देखने को मिलेगा और अनुभव प्राप्त होगा, सो अलग। भाई को 105 पाउंड भेजूंगा तो घर का खर्च चलाने में कुछ मदद होगी। ये सोचकर मैंने वेतन के बारे में बिना कुछ झिक किए ही सेठ अब्दुल करीम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मैं दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गया। अध्याय 6। नेटाल पहुंचा। विलायत जाते समय वियोग के विचार से जो दुख हुआ था, वो दक्षिण अफ्रीका जाते समय न हुआ। माता तो चल ही बसी थी। मैंने दुनिया का और यात्रा का अनुभव प्राप्त किया था। राजकोट और बंबई के बीच तो आना जाना बना ही रहता था, इसलिए इस बार वियोग केवल पत्नी का ही दुखदाई था। विलायत से आने के बाद एक और बालक की प्राप्ति हुई थी। हमारे बीच के प्रेम में अभी विषय भोग का प्रस्ताव तो था ही, फिर भी उसमें निर्मलता आने लगी थी। मेरे विलायत से लौटने के बाद हम दोनों बहुत कम साथ रह पाए थे और शिक्षक की तरह मेरी योग्यता जो भी रही हो, परंतु मैं पत्नी का शिक्षक बना था, इसलिए पत्नी में जो कई सुधार मैंने कराए थे उन्हें निभाने के लिए भी हम दोनों साथ रहने की आवश्यकता अनुभव करते थे। पर अफ्रीका मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। उसने वियोग को सह बना दिया। 1 साल के बाद तो हम फिर मिलेंगे ही ना। पत्नी को यह कहकर और सांत्वना देकर मैंने राजकोट छोड़ा और मैं बंबई पहुंचा। मुझे दादा अब्दुल्ला के बंबई वाले एजेंट के जरिए टिकट खरीदना था, पर स्टीमर में कोई केबिन खाली नहीं था। हालत ये थी कि अगर इस मौके को चूक जाता तो मुझे 1 महीने तक बंबई की हवा खानी पड़ती। एजेंट ने कहा, हमने कोशिश तो बहुत की पर हमें टिकट नहीं मिला। आप डेक में जाएं तो जा सकते हैं। भोजन की व्यवस्था सलून में हो सकेगी। वो ज़माना मेरे लिए पहले दर्जे की यात्रा का था। क्या बैरिस्टर डेक का यात्री बनकर जाए? मैंने डेक में जाने से इनकार कर दिया। मुझे एजेंट पर शक हुआ। मैं ये मान नहीं सका कि पहले दर्जे का टिकट मिल ही नहीं सकता। एजेंट की अनुमति लेकर मैंने ही टिकट प्राप्त करने का प्रयत्न किया। मैं स्टीमर पर पहुंचा, बड़े अधिकारी से मिला,
पूछताछ करने पर उसने सरल भाव से उत्तर दिया, हमारे यहाँ इतनी भीड़ शायद ही कभी होती है, पर इस स्टीमर से मोजाम्बिक के गवर्नर जनरल जा रहे हैं, इससे सारी जगह भर गई हैं। तो आप मेरे लिए किसी तरह जगह निकाल ही नहीं सकते? अफसर ने मेरी तरफ देखा, फिर हंसा और बोला, एक उपाय है। मेरे केबिन में एक बर्थ खाली रहती है, उसमें हम यात्री को नहीं लेते हैं, पर आपको मैं वो जगह देने के लिए तैयार हूँ। मैं खुश हुआ, अफसर का आभार माना, सेठ से बात करके टिकट कटाया और 1893 के अप्रैल महीने में उमंगों से भरा मैं दक्षिण अफ्रीका में अपना भाग्य आजमाने के लिए रवाना हो गया। पहला बंदर लामू पड़ता था। वहां पहुंचने में करीब 13 दिन लगे। रास्ते में कप्तान से अच्छी मित्रता हो गई। कप्तान को शतरंज खेलने का शौक था, पर वो अभी नौसिखिया ही था। उसे अपने से कमजोर खेलने वाले साथी की जरूरत थी, इसलिए उसने मुझे खेल के लिए न्योता दिया। मैंने शतरंज का खेल कभी देखा ही नहीं था, उसके विषय में सुना काफी था। खेलने वाले कहते थे कि इस खेल में बुद्धि का खासा उपयोग होता है। कप्तान ने कहा कि वो मुझे खुद सिखाएगा। मैं उसे अच्छा शिष्य मिला, क्योंकि मुझ में धैर्य था। मैं हारता ही रहता था। इससे कप्तान का सिखाने का उत्साह बढ़ता जाता था। मुझे शतरंज का खेल पसंद पड़ा, पर मेरा ये शौक कभी जहाज से नीचे ना उतरा। उसमें मेरी गति राजा रानी आदि की चाल जान लेने से अधिक न बढ़ सकी। लामू बंदर आया। स्टीमर वहां 3-4 घंटे ठहरने वाला था। मैं बंदर देखने नीचे उतरा। कप्तान भी गया था। उसने मुझसे कहा, यहाँ का बंदर दगाबाज है, तुम जल्दी लौट आना। गांव तो बिल्कुल छोटा सा था। वहां के डाकखाने में गया तो हिंदुस्तानी नौकर दिखाई दिए। इससे मुझे खुशी हुई। मैंने उनसे बातचीत की, हवशियों से मिला, उनकी रहन सहन में रुचि पैदा हुई। इसमें थोड़ा समय चला गया। डेक के दूसरे भी कई साथी यात्री थे। मैंने उनसे जान पहचान कर ली थी। वे रसोई बनाने और आराम से भोजन करने के लिए नीचे उतरे थे। मैं उनकी नाव में बैठा। बंदर में ज्वार काफी था। हमारी नाव में बोझ ज्यादा था। प्रवाह का जोर इतना अधिक था कि नाव की रस्सी स्टीमर की सीढ़ी के साथ किसी तरह बंध ही नहीं पाती थी। नाव सीढ़ी के पास पहुंचती और हट जाती। स्टीमर खुलने की पहली सीटी बजी। मैं घबराया। कप्तान ऊपर से देख रहा था। उसने स्टीमर को 5 मिनट के लिए रुकवाया। स्टीमर के पास ही एक छोटी सी नाव थी। एक मित्र ने उसे 10 रुपए देकर मेरे लिए ठीक किया और इस छोटी नाव ने मुझे उस नाव में से उठा लिया। स्टीमर की सीढ़ी उठ चुकी थी। मुझे रस्सी से ऊपर खींच लिया गया और स्टीमर चल दिया। दूसरे यात्री रह गए। कप्तान की दी हुई चेतावनी का अर्थ अब मेरी समझ में आया। लामू से मुंबासा और वहां से जंजीबार पहुंचा। जंजीबार में तो काफी ठहरना था। 8 या 10 दिन वहां नए स्टीमर पर सवार होना था। मुझ पर कप्तान के प्रेम का पार न था। इस प्रेम ने मेरे लिए उल्टा रूप धारण किया। उसने मुझे अपने साथ सैर के लिए न्योता दिया। एक अंग्रेज मित्र को भी न्योता था। हम तीनों कप्तान की नाव पर सवार हुए। मैं इस सैर का मर्म बिल्कुल नहीं समझ पाया था। कप्तान को क्या पता कि मैं ऐसे मामलों में निपट अनजान हूं। हम लोग हबशी औरतों की बस्ती में पहुंचे। एक दलाल हमें वहां ले गया। हम में से हर एक एक कोठरी में घुस गया, पर मैं तो शर्म का मारा वहां गुमसुम ही बैठा रहा। बेचारी उस स्त्री के मन में क्या विचार उठे होंगे, सो तो वही जाने। कप्तान ने आवाज दी। मैं जैसा अंदर घुसा था वैसा ही बाहर निकला। कप्तान मेरे भोलेपन को समझ गया। पहले तो मैं बहुत ही शर्मिंदा हुआ, पर मैं ये काम किसी भी दशा में पसंद नहीं कर सकता था, इसलिए मेरी शर्मिंदगी तुरंत ही दूर हो गई और मैंने इसके लिए ईश्वर का उपकार माना कि उस बहन को देखकर मेरे मन में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। मुझे अपनी इस दुर्बलता पर घृणा हुई कि मैं कोठरी में घुसने से ही इनकार करने का साहस ना दिखा सका। मेरे जीवन की यह तीसरी परीक्षा थी। कितने ही नवयुवक शुरू में निर्दोष होते हुए भी झूठी शर्म के कारण बुराई में फंस जाते होंगे। मैं अपने पुरुषार्थ के कारण नहीं बचा था। अगर मैंने कोठरी में घुसने से साफ इनकार किया होता तो वो मेरा पुरुषार्थ माना जाता। मुझे तो अपनी रक्षा के लिए केवल ईश्वर का ही उपकार मानना चाहिए। पर इस घटना के कारण ईश्वर में मेरी श्रद्धा बढ़ी और झूठी शर्म छोड़ने की कुछ हिम्मत भी मुझ में आई। जंजीबार में 1 हफ्ता बिताना था, इसलिए एक घर किराए से लेकर मैं शहर में रहा। शहर को खूब घूम घूम कर देखा।
जंजीबार की हरियाली की कल्पना मलाबार को देखकर हो ही सकती है। वहाँ के विशाल वृक्ष और वहाँ के बड़े बड़े फल वगैरह देखकर तो मैं दंग ही रह गया। जंजीबार से मैं मोजाम्बिक और वहाँ से लगभग मई के अंत में नेटाल पहुंचा। तो दोस्तों, ये था महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अगला हिस्सा। उम्मीद करता हूँ इस चैनल पर सुनाई जा रही अन्य कहानियां भी आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट भेजकर हमारा प्रोत्साहन करें। जल्द लौटूंगा एक नई कहानी लेकर, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अनिरुद्ध, एक कहानी मेरी ज़ुबानी सीरीज़ में। धन्यवाद।